हम अभी ITO चौराहे पे हैं। सामने जो रास्ता है ये रास्ता तिलक मार्ग से आ रही है। यहाँ से आगे से बाएं से जो रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन यानी मथुरा रोड से आती है। आगे लाल बत्ती से जो दाहिने से रास्ता आती है वो सिकंदरा रोड होके आती है और ये हम ITO चौराहे पे मिलते हैं। ITO चौराहे के इस कोने पे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का दफ्तर, ITO का यह मुख्य चौराहा। सामने पहले जो भवन आप देख रहे हैं, यह पहले भवन दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर हुआ करता था और ये सामने हम सीधा दिल्ली गेट की तरफ चले जाएंगे और दाहिने लक्ष्मी नगर की ओर निकल जाएंगे। यह दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। इसी रास्ते पे हम जब सीधा आगे चलते जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है। अभी कुछ वर्ष पहले बना है, ऐतिहासिक राष्ट्रीय कार्यालय। शायद कहीं भी ऐसा कार्यालय नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, aryavartinternational.com के YouTube चैनल कतरन से। भारत की सड़कों से भारत की कहानी। आज की श्रृंखला में मैं आपको दीनदयाल उपाध्याय साहब के बारे में, आज 18 तारीख और अगले कुछ दिन बाद हम 25 तारीख को दीनदयाल उपाध्याय साहब का जयंती मनाएंगे। मैं जहां बैठा हूं यह ITO का मुख्य चौराहा है। हमारे पीछे स्वतंत्रता सेनानी रामचरण अग्रवाल साहब की एक प्रतिमा लगी हुई है। 90 के दशक में जब यहाँ आया था तो फिर ये उसी ITO चौक या फिर इनके नाम से जानते थे। हमारे सामने में जो सड़क जा रही है ITO से, जब हम तिलक मार्ग से आगे आते हैं ITO चौराहे की तरफ, तो हमारे बाएं हाथ जो रास्ता है यह दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, ऐतिहासिक। हमारे पीछे से जो रास्ता आगे जाती है वो दिल्ली गेट की तरफ जाती है और हमारे पीछे से जो रास्ता दाहिने तरफ जाती है वह लक्ष्मी नगर की तरफ जाती है। ITO का यह चौराहा बहुत ही प्रमुख, बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहा है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हमारे सामने वाली सड़क, जिनके नाम से दीनदयाल उपाध्याय साहब, जो जनसंघ संस्थापक कहेंगे, और इसी सड़क के अंतिम छोर से थोड़ा कुछ पहले मिंटू रोड, जहाँ हम कॉनॉट प्लेस के लिए तरफ बढ़ते हैं या फिर नई दिल्ली स्टेशन के लिए जाते हैं, वहाँ ऐतिहासिक भवन है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय। भारत की सड़कों से भारत की कहानी की श्रृंखला में आज इस चौराहे पे बैठकर मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से ये दरखास्त करूंगा कि शायद भविष्य में ऐसा अवसर आए अथवा नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी का भारत के संसद में, लोकसभा में जितनी संख्या है वह संख्या फिर आए अथवा नहीं आए, लेकिन इस बात को तय करना बहुत आवश्यक है कि एक व्यक्ति जिसके पिता भारतीय रेल में थे, एक व्यक्ति जिसके नाना भारतीय रेल में थे, भारतीय रेल के स्टेशन अधीक्षक थे, दोनों, उनके पुत्र या उनके नाती दीनदयाल उपाध्याय साहब का भारतीय रेल में ही हत्या की गई। जिस स्टेशन का नाम आज दीनदयाल उपाध्याय साहब के नाम पे रखा गया है उत्तर प्रदेश में,
मुगल सराय के उस स्टेशन पे दीनदयाल उपाध्याय साहब का पार्थिव शरीर प्राप्त हुआ था। इतने वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक यह ज्ञात नहीं हो पाया राष्ट्र को कि आखिर दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कैसे हुई। मुगलसराय स्टेशन बहुत मामले में बहुत ही संवेदनशील स्टेशन रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी साहब या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुगलसराय स्टेशन का नाम भले दीनदयाल उपाध्याय साहब के नाम पे कर दिया, लेकिन आज तक राष्ट्र को यह ज्ञात नहीं हो पाया, भारत के लोगों को यह जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर दीनदयाल उपाध्याय की हत्या किसने की, कैसे की। भारत की कहानी, भारत की सड़कों से, भारत की कहानी की श्रृंखला से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री से हम सभी निवेदन करते हैं कि इस बात की जानकारी हो, जिस फाइल को, चाहे वो रेलवे पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो, या जितने भी अधीनस्थ जांच एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या जो भी लोग इस चीज़ में लगे हुए थे, जिन्होंने अंत में कुछ निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, उस फाइल को पुनः खोला जाए, तहकीकात पुनः शुरू हो, ताकि सबों को मालूम हो कि किस परिस्थिति में दीनदयाल उपाध्याय साहब की हत्या की गई या अथवा उनकी मृत्यु हुई। दीनदयाल उपाध्याय साहब के पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय जलेसर रोड स्टेशन पे स्टेशन अधीक्षक थे। दीनदयाल उपाध्याय साहब के नाना चुन्नीलाल शुक्ल साहब, ये जयपुर राजस्थान में एक स्टेशन मास्टर थे। आज 18 सितंबर 2022 है और 11 फरवरी 1968 को बहुत ही विचित्र अवस्था में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष, जो भारतीय जनसंघ बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में जाना गया, उनका शरीर मुगलसराय रेलवे स्टेशन पे संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया था। कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह तहकीकात की विषय है। बहुत लोगों ने तहकीकात इसमें किए, यहाँ तक कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने भी इसकी जांच की थी, और अंत में क्या हुआ यह सबों को मालूम है। अतः प्रधानमंत्री को निवेदन है कि वो उस फाइल को पुनः खोलें ताकि राष्ट्र को इसकी जानकारी मिले। कहते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय साहब 3 वर्ष के भी नहीं थे, उनके पिता का देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के बाद उनकी मां रामप्यारी जी का जीवन बहुत ही कष्टकारक हो गया। वे अत्यधिक बीमार हो गई थी। 8 अगस्त 1924 को उनका भी देहांत हो गया। उस समय दीनदयाल उपाध्याय साहब महज 7 वर्ष के थे। 1926 आते आते दीनदयाल उपाध्याय साहब के नाना चुन्नीलाल जी का भी देहांत हो गया। 1931 में उन्हें जो पालन करता थी उनकी मामी, उनका भी निधन हो गया। 18 नवंबर 1934 को अनुज शिवदयाल ने उपाध्याय जी के साथ सदा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। 1935 में स्नेहमयी नानी का भी स्वर्गवास हो गया। 19 वर्ष की अवस्था तक दीनदयाल उपाध्याय ने मृत्यु दर्शन में गहन साक्षात्कार किया। 1939 में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किए, फिर MA किए सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से, और उसके बाद पढ़ाई को आगे बढ़ाए।
उनकी बहन रमा देवी उनकी सेवा शुश्रूषा में थी, लेकिन वो भी नहीं रही। बहन की मृत्यु के बाद पूरा ये यूँ कहे कि उनका पूरा परिवार समाप्त हो गया था। मामा जी चाहते थे कि वो नौकरी करे, लेकिन वो कभी भी अंग्रेजी हुकूमत की नौकरी को नहीं करना चाहते थे। 1941 में प्रयाग से बीटेक की परीक्षा उत्तीर्ण किए और बीए और बीटेक करने के बाद भी उन्होंने नौकरी नहीं की। कहते हैं कि 1937 में जब वो कानपुर में थे और बीए की स्नातक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, स्नातक में पढ़ते थे, उस समय वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का सानिध्य कानपुर में ही उन्हें मिला। उपाध्याय जी पढ़ाई पूरी होने के बाद संघ का 2 वर्षों का प्रशिक्षण किए और संघ के जीवनवर्ती प्रचारक हो गए, आजीवन संघ के प्रचारक रहे। यह भी कहा जाता है कि संघ के माध्यम से ही उपाध्याय जी राजनीति में आए। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। गोलवलकर जी की प्रेरणा इनमें निहित थी। 1952 में इनका प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ। उपाध्याय जी इस दल के महामंत्री बने। इस अधिवेशन में पारित 15 प्रस्तावों में से 7 उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किए थे। यदि मुझे दीनदयाल मिल जाएं तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूंगा, यह कहा गया था। 1967 तक उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। 1967 में कालीकट अधिवेशन में उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वह मात्र 43 दिन जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 10-11 फरवरी 1968 की रात्रि में मुगल सराय स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई। 11 फरवरी को प्रातः 3:45 बजे सहायक स्टेशन मास्टर को खंबा नंबर 1276 1276 के पास कंकड़ पर पड़ी हुई लाश की सूचना मिली। सब प्लेटफॉर्म पर रखा गया तो लोगों की भीड़ में से चिल्लाया, अरे यह तो जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय हैं। पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। 1968 और 2022 इस दौरान न जाने कितने एजेंसी, कितनी जांच, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था की तरफ से हो या पुलिस की तरफ से हो, अनेकानेक जांच हुई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक यह बात आई, लेकिन जिन 2 व्यक्तियों ने को पकड़ा गया था, जिन 2 व्यक्तियों ने यह कबूल किया था, वह पूरा विश्व जानता है कि वह व्यक्ति नहीं था। शायद आज देश में, या देश नहीं पूरे विश्व में, जिस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वर्चस्व है, जिस तरह लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, जिस तरह उन्हें भारत के संसद में भारत के लोगों ने भेजा है, भारत के लोगों का यह अपेक्षा जरूर है कि दीनदयाल उपाध्याय के जो वास्तविक अपराधी हैं, जिन्होंने उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया, आखिर वो कौन थे। इस विषय पे अनेकानेक लेख, अनेकानेक पुस्तकें, अनेकानेक क्या क्या नहीं लिखा गया है, लेकिन यह सब तब हुआ था जब भारतीय संसद में भारतीय जनता पार्टी की संख्या इतनी नहीं थी। 303 की संख्या अगर भारत के संसद में, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का है। उत्तर प्रदेश में जहां दीनदयाल उपाध्याय साहब की हत्या हुई थी, उस उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो देश की जनता इन 2 व्यक्तियों से कम इतना जरूर आशा करती है कि आखिर कौन था जिसने दीनदयाल उपाध्याय को मार दिया।
आर्थिक हत्या नहीं हो सकती है, आपराधिक हत्या नहीं हो सकती है। दीनदयाल उपाध्याय के पास ऐसा कोई भी वस्तु नहीं था जिसे उन्हें छीनने झपटने के लिए उन्हें मार दिया जाए। यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हत्या थी। अब इस राजनीतिक हत्या में कौन व्यक्ति थे, कौन से संगठन थे, किनका हाथ था, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। हम आने वाले दिन में दीनदयाल उपाध्याय साहब का जन्मदिन मनाएंगे। पूरे देश में उनकी मूर्ति पे, उनकी तस्वीरों पे माल्यार्पण होगा। सारे देश के राजनेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी, यहाँ तक कि बहुत संभव है कि और भी जितने राष्ट्रीय नेता हैं सभी दीनदयाल उपाध्याय साहब को माल्यार्पण करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या माल्यार्पण ही सब कुछ है? शायद नहीं। भारत की सड़कों से भारत की कहानी की श्रृंखला में दिल्ली के जिस स्थान पे, इस ITO चौराहे पे मैं बैठा हूँ, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय महज 500 कदम पर है। यहाँ से भारत का संसद 1 किलोमीटर से भी आसपास ही है। प्रधानमंत्री का कार्यालय भी उसी परिसर के आसपास है। प्रधानमंत्री का निवास यहाँ से 5 किलोमीटर के आसपास होगा। इस संवाद के माध्यम से भारत की सड़कों से भारत की कहानी के इस श्रृंखला से पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब को नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से यह आग्रह करूंगा कि वो उस सभी पुराने फाइल को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फाइल हो अथवा किसी भी जुडिशरी का, किसी भी पुलिस का फाइल हो या किसी भी जांच एजेंसी का, उन तमाम फाइलों को खोला जाए। खोलकर यह जांच किया जाए, यह देखा जाए कि उंगली की इशारा किस ओर जाती है, किस व्यक्ति ने, किस संस्था ने ऐसा घिनौना कार्य किया था। क्योंकि अगर दीनदयाल उपाध्याय होते तो शायद भारत का नक्शा ही कुछ और होता। मोदी जी आज जो कर रहे हैं उसमें और भी अधिक चार चांद लगा होता। इसलिए इस कहानी के माध्यम से ITO के चौराहे पे बैठकर भारत की सड़कों से भारत की कहानियों इस श्रृंखला से मैं प्रधानमंत्री से पुनः अनुरोध करूंगा कि वो दीनदयाल उपाध्याय हत्याकांड से संबंधित फाइल को पुनः खोला जाए और उसकी जांच हो, ताकि जो सच में वो व्यक्ति जीवित है, मर गया नहीं कर सकते, लेकिन इशारा जिधर जा रहा हो, इशारा अंत तक कहीं और पहुंचेगा ही। वहाँ पहुंचकर राष्ट्र को इसकी जानकारी अवश्य दी जाए कि आखिर किसने हत्या की थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब। भारत की कहानी, भारत की सड़कों से भारत की कहानी की अगली श्रृंखला जारी रहेगी। आप देखते रहिए, हम बोलते रहेंगे।